नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़े हुए। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर हम लोग अपने पॉलिटिकल लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आज कहां पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे निर्वाचित होती, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं वोट कर सकता है, प्रेफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जाना। अब आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या जानेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या अहर्ताएं मतलब क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक राष्ट्रपति के व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए शर्तें क्या हैं, और उसके बाद शपथ क्या है, पदा अवधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति के लिए क्या बताया कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता में क्या बताया गया, सबसे पहली बात, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। यानी कि सीधी सी बात हो, भारत नागरिक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यानी वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या बताई कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात क्या बताई कि वह लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लायक हो। यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लायक हो, के लिए लायक हो, यानी वो लोकसभा में निर्वाचित हो सके। ये तीन ही इसकी क्या है, योग्यताएं। यानी सीधी सी बात, मुख्यतः हम देखें कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं बताएगी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर सके। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35, और अधिकतम कोई लिमिट नहीं, अधिकतम के लिए नहीं बताया गया, ठीक है। हाँ, 35 वर्ष की आयु पूरी कर सको, और साथ ही साथ वह लोकसभा के निर्वाचित होने के सदस्य लायक हो। यानी सीधी सी बात कहें कि वो लोग जो लोकसभा है, जो निम्न सदन है, उसमें सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, ठीक है। यह होती हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए मिनिमम क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। उसके बाद आर्टिकल 59 देखते हैं। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें, ठीक है। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें। यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है उसके लिए शर्तें की बात की गई, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें, ठीक है। अब इसमें शर्तें कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहली बात, वो पागल और दिवालिया ना हो। यानी पागल और दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक है लेकिन वो पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। दिवालिया मतलब उसकी पूरा जो बिकने वाला हो, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ना वो केंद्र सरकार के अधीन आता हो, ना वो राज्य सरकार के अधीन आता हो, ना वो सार्वजनिक वितरण में के अधीन आता हो, या न्यायिक प्राधिकरण के, किसी भी तरीके से वो लाभ के पद पर ना हो। यानी क्या बताया गया है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। परंतु ध्यान दो, अब परंतु का मतलब यह है कि वह अगर राज्यपाल है, क्या है, राज्यपाल है, कोई व्यक्ति जो इसके पद के लिए आ रहा है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति आ रहा है, अगर वो राज्यपाल है वर्तमान समय में किसी भी राज्य का, या संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में मंत्री है, ठीक है। यदि संसद के दोनों सदनों में मंत्री है तो क्या होगा, इस कंडीशन में वो इलेक्शन तो लड़ सकता है, और जैसे ही इलेक्शन लड़ेगा, यानी इस कंडीशन में क्या, राज्यपाल अगर है या संसद में दोनों सदनों में वो मंत्री है, तो वो इलेक्शन तो लड़ सकता है, लेकिन जैसे ही अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो उसको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यानी ये सारे पद को, अगर इनमें से कोई ऐसा पद है जो ग्रहण करके रखा है तो उसको त्यागना पड़ेगा। यानी सीधी सी भाषा में क्या है कि जो राष्ट्रपति वही व्यक्ति चुना जाएगा जो किसी पद के लाभ के पद पर ना हो, यानी वो किसी लाभ के पद पर
ना हो, क्या, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है, वो पागल व दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तों में एक और महत्वपूर्ण बात क्या रखी गई है कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी जिस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, नाम राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित करने के लिए चुना गया है, उसके साथ क्या होना, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 1997 के पहले इसकी संख्या 20 थी, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक थे, ठीक है, 20 अनुमोदक, ठीक है, और 20 प्रस्तावक थे, ठीक है। परंतु क्या हुआ, 1997 के बाद इसकी जनसंख्या बढ़ा के, यानी इसकी संख्या बढ़ा के 50-50 कर दी, और वर्तमान समय में आज यही चल रहा है, यानी राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन के लिए, यह नहीं कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, राष्ट्रपति की इलेक्शन के लिए संसद में कम से कम 50 लोगों ने अनुमोदन किया हो और 50 लोगों ने हस्ताक्षर यानी प्रस्तावक भेजा हो कि नहीं, इस व्यक्ति को मैं राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये हुई, ये जब शर्तें, इतनी सारी शर्तें हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ राष्ट्रपति 59 में क्या बताया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शर्तें, ठीक है। अब आर्टिकल 60 क्या है, अब अनुच्छेद 60 क्या है, तो अनुच्छेद 60 में यही बताया गया, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि सीधी सी भाषा में समझे कि अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 60 में यही बताया गया है, अनुच्छेद 60 में यही बताया गया है, अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया बेटा, आर्टिकल 60 में यही बताया गया है, आर्टिकल 60 में यही बताया गया है, अनुच्छेद 60 में यही बताया गया कि राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, यानी जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके पद के लिए शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ लिख दो, अरे यहाँ पे सीधा ऐसा लिखो, आम भाषा में लिखो, अपनी देसी भाषा में लिखो, राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति की जो शपथ होगी वो उसके बारे में बताएगा, राष्ट्रपति की शपथ। अब ये जो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ बताई गई, इसका मतलब क्या है, तो देखो सीधी सी भाषा में बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति चुन जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा, तो उसको क्या होगा, संवैधानिक शपथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति को क्या शपथ दिलाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश दिलाता है, कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अगर ये साहेब नहीं है, मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, वो चुन के जीत गए, अगर मान लो कहीं बाहर चले गए, किसी भी समस्या की वजह से ये अवेलेबल नहीं है, ऑफ इंडिया नहीं है, तो इस दौरान क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, आपका CJI नहीं है, तो इस दौरान क्या होगा भैया, इस दौरान क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का ही क्या होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो वो शपथ दिलाएगा, ठीक है। मान लो इनकी गैर मौजूदगी में कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, ये तो हो गई शपथ की बात। तो जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, भारत सरकार का जो सर्वोच्च न्यायालय, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसका राष्ट्रपति कौन, सर्वोच्च राष्ट्रपति, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI जिसको हम कहते हैं, अगर वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो उसके बाद क्या हुआ, अब तो हो गई 60, यानी आर्टिकल 60 की बात होगी। अब हम यहीं पे जान लेते हैं कि जो पदावधि होती है क्या होती है, पदावधि, तो ठीक है, राष्ट्रपति की जो पदावधि है भैया मुख्यतः 5 साल लिखी गई, यानी 5 साल, हर 5 साल बाद राष्ट्रपति की क्या होगी, इलेक्शन होगा, हर 5 साल बाद राष्ट्रपति क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है, हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। परंतु मान लो अगर राष्ट्रपति 5 साल के अंदर ही अपना पद खाली करना चाहता है, या किसी रीजन से वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो इन सब के बारे में, या 5 साल मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या राष्ट्रपति का वो पद खाली नहीं हो सकता है, बिल्कुल खाली हो सकता है। या अगर वो अपने पद से रिजाइन देना चाहता है तो बिल्कुल वो रिजाइन दे सकता है। अगर वो अपना पद त्यागना चाह रहा है,
त्याग पत्र अगर दे रहा है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन देगा त्याग पत्र? राष्ट्रपति देगा। यानी भारत के राष्ट्रपति जो होंगे भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, और जैसे ही देंगे उसके बाद ये साहब राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वर्तमान समय में वो बन जाएगा। लाइक एग्जांपल ले लो, मान लो आज रामनाथ कोविंद के दिमाग में आ जाए कि भैया हमारा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा, हम अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना त्याग पत्र किसको दिया? किसको दिया? एम वेंकैया नायडू को। एम वेंकैया नायडू इस समय क्या है? वर्तमान समय में एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है ना, उनको दे देंगे। और जैसे ही देंगे वैसे क्या हो जाएगा? एम वेंकैया नायडू को पूरी की पूरी राष्ट्रपति वाली पावर दे दी जाएगी और उसी के दौरान उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, यानी भारत में सीधी सी भाषा में कहें, जब भारत में राष्ट्रपति नहीं होता है, उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति का कार्य कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है। कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखता है। इतनी बात समझ में आई, यानी त्याग पत्र समझ में आया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 61 में यही बताया गया है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया बच्चा? तो अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? देखो, महाभियोग के बारे में, यानी इम्पीचमेंट के बारे में क्या बताया गया? इम्पीचमेंट के बारे में। किसके बारे में बताया गया? इम्पीचमेंट के बारे में। ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में। तो देखो आर्टिकल 60। ठीक है, आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? महाभियोग। क्या बताया गया? महाभियोग। यानी सीधी सी भाषा में कहें, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की। अब यह महाभियोग क्या है? ये क्या है इसके बारे में आते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में, अब देखो इम्पीचमेंट क्या है। इम्पीचमेंट का सीधा सा मतलब है कि अगर राष्ट्रपति भारत के अपने पद पर जब है, यानी जब भारत में राष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति जब भारत का राष्ट्रपति है, सीधी सी भाषा में कहें, जब कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर आधारित है उस समय अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। अब लागू की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो देखो शर्त क्या है कि अगर जब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति अगर भाई साहब संविधान का उल्लंघन करते हैं तो शर्त क्या होगी? पहली बात कैसे शुरू होगी तो शर्तें देखते हैं। ठीक है, चलो पहली शर्त यह होगी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाए। सॉरी, इसके पहले हमें एक बात दिखा ले। मान लो कि जैसे हमारे यहाँ 2 सभा है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मान लो इनमें से कहीं पे शुरू हुआ, हमने शुरू कर दिया लोकसभा में। मान लो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के लिए प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई? प्रक्रिया शुरू हुई है कहाँ? लोकसभा में। अब लोकसभा में प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके लिए किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचित करना होगा, यानी 14 दिन पहले सूचित करना होगा। ठीक है, कि भैया आपके ऊपर क्या शुरू हो रहा है? इम्पीचमेंट शुरू हो रहा है, सूचित करना होगा 14 दिन पहले। ठीक, करना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या होगी? दूसरी वर्तमान समय में जिस उसमें होगा, मान लो लोकसभा में है तो 1/4 जो है इसमें क्या होना चाहिए? 1/4 सदस्य के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। इसको शुरू करने यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य की हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर। ठीक है, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। ठीक है, जब ये भी पास हो गया तो अब तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार लोकसभा में 2/3 पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यानी इसका मतलब कुछ समझे कि अगर पहली बात तो सबसे पहले प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। उसके बाद
1/4 सदस्य कौन होने चाहिए, सदस्य हस्ताक्षर करने चाहिए, वो जिस सदन में शुरू की जाएगी वहां के, या तो एलएस हो सकता है या तो आरएस हो सकता है। और एक बात और ध्यान लो, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, किसी भी प्रदेश की राज्यसभा में या विधान परिषद में कार्य नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान लेना, ठीक है। किसके लिए, राष्ट्रपति के इंपीचमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद मान लो लोकसभा में हमने शुरू किया, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत, जो वहां के सदस्य हैं, यानी लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। जब ये सदस्य लोकसभा से पास हो जाएगा तो ये कहां जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा इस पर क्या करेगी, जांच करेगी, बैठेगी, विस्तार से चर्चा करेगी, जांच वांच करेगी। अगर लोकसभा राज्यसभा को लग रहा है कि जो लोकसभा ने कार्य किया 2/3 से पास किया ये सही है, तो फिर राज्यसभा में भी इलेक्शन होगा, राज्यसभा में भी इसके लिए वोटिंग होगी। और यहां जब राज्यसभा में इसके लिए मतदान होगा, यानी राज्यसभा में इसके लिए जब मतदान होगा तो वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होना होगा, वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। अभी इन दोनों के बीच में, ये और ये दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक बार राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, बुलाया जाता है कि आप अपने सुझाव दीजिए, आप अपने बचाव के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो उस कंडीशन में, यानी जब लोकसभा और राज्य, जैसे लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में पास होने के पहले, वोटिंग होने के पहले राष्ट्रपति साहब को बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप अपने बचाव में सुझाव दीजिए। तो राष्ट्रपति या तो स्वयं आते हैं अपने सुझाव के लिए, या तो अपने द्वारा एक चुना गया अधिवक्ता भेजते हैं, या तो अपने द्वारा चुना गया अधिवक्ता भेजते हैं अपने बचाव के लिए। अगर वो बात राज्यसभा को समझ में आ रही तो काम खत्म, लेकिन नहीं आ रही है तो उन्होंने क्या किया, 2/3 बहुमत से अगर पास हो गई तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी इस तरीके से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी सीधी सी भाषा में कहें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन किया गया, आर्टिकल 61 किस तरीके से है। तो सबसे पहली बात, 14 दिन पूर्व सूचित करना, 14 दिन पूर्व, ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचित करना, ठीक है। जब 14 दिन पूर्व सूचित कर देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1/4 सदस्य की हस्ताक्षर होने चाहिए, किसके, 1/4 सदस्य की, जहां पर जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरी बात, 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, कहां से, लोकसभा से। उसके बाद क्या होनी चाहिए, जब वहां से पास हो जाए तो राष्ट्रपति के लिए क्या जाएगा कि भैया अपने बचाव में आप कुछ कर सकते हो, तो वो अपने लिए या तो वो स्वयं आएंगे या तो उनके द्वारा उनके चुने गए अधिवक्ता को भेजा जाएगा, वो अपने बचाव की बात करेंगे। अगर उससे सहमत है राज्यसभा तो गलत हो जाए, यानी वहां से इंपीचमेंट खत्म हो जाएगा। अगर सहमत नहीं है तो इंपीचमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, और जब आगे बढ़ाई जाएगी तो राज्यसभा में भी इसके लिए बहुमत कराया जाए, और वहां से भी 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। जब वहां से 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो ये जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया है भैया ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसी से इसके बाद क्या होगा, जिस दिन से ये प्रस्ताव कंप्लीट होगा राष्ट्रपति को उसी दिन अपने क्या पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसी तरह राष्ट्रपति अपने पद को त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने पद को क्या कर देगा, त्याग देगा। राष्ट्रपति अपने पद को क्या कर देगा, त्याग देगा। यही था राष्ट्रपति के पद को शपथ से लेकर क्या देखना था, राष्ट्रपति के शपथ से लेकर राष्ट्रपति के हटाने तक की सारी जानकारी कि कब किस आर्टिकल में क्या क्या है, यही था आपका। और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।